नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल और मेरे YouTube चैनल का नाम है इजी लर्निंग मैथ। आज जो हमारा कंटेंट है, जो सेशन है आज मैं जो ले रहा हूँ, वो बेस है आपका इंट्रो बेस। तो जो हम इंट्रो बेसिस करने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड। देखो बच्चों, साथियों, बात ऐसी है कि जब हम इंटर कर लेते हैं या अगर हमारी एज 20 से 25 साल के बीच में आ जाती है और हम आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है, जो आप लोग रेगुलरली कर ही रहे हो। दूसरा हमारी जो होती है कि अर्निंग भी थोड़ा हो जाए, ताकि हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ कोचिंग ले रहे हैं, उसमें हमें सावधानी रहे फॉर्म फिल करने में या कहीं बाहर जाने में। देखो दोनों चीज़ें आपकी इसमें एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करके दोनों चीज़ें हो जाएगा। देखो कैसे जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, अगर हम अंदर कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें लोड ज़्यादा रहता है, बॉडी थक जाती है, शरीर थक जाता है और उसमें मेंटली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन एज ए सिक्योरिटी गार्ड जब किसी कंपनी में आप काम करते हो तो वहाँ फिजिकल फिटनेस पर ही आपका सारा फोकस रहता है। यानी कि खड़े होने का स्टेमिना, आपको भाग दौड़ का स्टेमिना, कुछ उसमें ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो आपके जो आर्मी या पुलिस में जहाँ जा रहे हो वहाँ पर उसका काम बहुत आता है। ठीक है, जैसे आपने एनसीसी कर रखी है तो आप उसमें और भी अच्छा करोगे। और ऐसी बात नहीं है सिक्योरिटी गार्ड बन के आप सिक्योरिटी गार्ड ही रह जाओगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, जो कि आप लोग कर रहे हो, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, जो आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी गार्ड से आप सुपरवाइजर बनो, सुपरवाइजर से बाद में फिर सिक्योरिटी ऑफिसर बनो। अच्छी खासी मोटी उसमें सैलरी भी है। अगर हम सिडकुल हरिद्वार की बात करें करंट में, जहाँ मैं जिस लोकेशन पर हूँ, जहाँ जिसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो लास्ट में मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर इसमें लिखूंगा। आप उस पर कॉल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कुछ कंपनियां जो मेरे जो अंडर में हैं, मैं उनमें आपको लगाऊंगा। 12 घंटे की भी है, 8 घंटे की भी है, ताकि आप उसमें काम करके, ज़्यादा वर्कलोड नहीं है वहाँ पे, अपना ईजिली आप वर्क भी कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हो। मेरे थ्रू नहीं, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे जो टीचर हैं वे बहुत सारे मेहनत करके आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप उससे भी आप पढ़ सकते हो। देखो साथियों, बात यही है कि आप वहाँ काम करें, मेरे मुझसे जुड़े, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। मैथ में, रीडिंग में मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मेरे से नहीं हेल्प करना चाहते तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे, या यहाँ पे भी लोकल में आसपास में बहुत सारे टीचर हैं, आप वहाँ भी कर सकते हो। ये सिडकुल हरिद्वार की बात है। इसी तरीके से आप यदि दिल्ली नोएडा में जाएं तो 8 घंटे के 14, 15, 16 हज़ार रुपये ईजिली मिल जाते हैं। देखो साथियों, आर्मी और अभी पुलिस, आप लोगों को पता ही है कि वैकेंसी कितनी निकल रही है। ठीक है, तो आप अपना मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, साथ में अपना कुछ अर्निंग का बेसिस बना लें, ताकि अगर वहाँ नहीं लगती तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड हमने काम करा, 3 या 4, 5 महीने बाद आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर बन जाओ, फिर सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाओ। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आप आराम से बन जाओगे। 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये आप ईजिली कमा सकते हो। देखो साथियों, अब हम चलते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का हमने इंटरव्यू कराने के लिए बात करें, अगर आप फ्रेशर हो तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है आपको आना कैसे है। आपको आना है, ये कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने। फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये कुछ पॉइंट है मेन पॉइंट, तो इसमें लिखा है ग्रूमिंग। ठीक है, ग्रूमिंग में आपका आएगा हेयर कटिंग। जैसे आप मेरे हेयर कटिंग देख रहे हो, जैसे आपको पता है आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी कटिंग कैसी होती है। ठीक है, हेयर कटिंग होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। आप सादी सिंपल शर्ट हो, पैंट हो, ठीक है, उसके नीचे शूज आपके ब्लैक होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए बूट पहन का, जो इस तरीके का नहीं, नॉर्मल फॉर्मल शूज जो होते हैं वे पहनने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, आपका शेविंग भी क्लीन शेव आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी से प्रभावित होकर लंबी लंबी दाढ़ी रख लो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। देखो साथियों, दूसरा है इसमें बिहेवियर। जब आप ये सारी चीजें पहन के अच्छे से आओगे तो बिहेवियर में क्या देखना होता है। जैसे हम अगर इंटरव्यू कराने जा रहे हैं तो जब आप किसी की एंट्री करोगे, किसी ऑफिस में एंट्री करोगे, तो सबसे पहले वहाँ पे नोक डोर करना होता है। नोक डोर का मतलब यही है कि आप उससे पूछेंगे, ठीक है, मे आई कम इन सर, ये तो आपको एटलीस्ट बोलना ही चाहिए। चाहे भले ही हम ही कह रहे हो कि आइए, लेकिन आप फिर भी जो वहाँ पे मेन जो आपका इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेगा वो बैठा है, तो उससे आपको पूछना पड़ेगा मे आई कम इन सर। ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आप सबसे पहले बोलोगे, जैसे आप एंट्री की, एंट्री करने के बाद में आप खड़े हुए, जब भी आप खड़े होगे किसी भी ऑफिसर के सामने, जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपका, उसके सामने, तो आपको
विश्राम पोजीशन में खड़े होना है। विश्राम पोजीशन तो जो अगर आप आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वो तो आपको आना ही चाहिए, वो आता ही है आपको, ठीक है। विश्राम पोजीशन में आप खड़े होगे और सिंपल खड़े होगे इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही आप जाओगे तो आप दोनों पैर मिलाओगे, सावधान होगे और हाथ सावधान पोजीशन में खड़े होकर एडी से 2 इंच ऊपर उठना है आपको, एडी से 2 इंच उठना है ऊपर आपको, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, जय हिंद सर, इस तरीके से। दोबारा देखो, जय हिंद सर, ठीक है, ओके। ये आप उसका ग्रीटिंग कर दिया आपने, जय हिंद सर कह दिया, फिर आप उसमें विश्राम पोजीशन में खड़े हो जाओगे इजीली। और जब वे कुछ क्वेश्चन आपसे कहेंगे या करेंगे, जब आप आंसर दोगे तो आपको हिलना डुलना नहीं है, आप सीधा विश्राम पोजीशन में खड़े हो सकते हो, ठीक है। यदि बाय द वे कुछ ऐसा हो, आपको अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हो तो आप इस तरीके से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा है आपका 4 पॉइंट है अबाउट डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट लेकर आओगे, जैसे रिज्यूम, बायोडाटा, ठीक है। दूसरा आपके अदर डॉक्यूमेंट में हो गया आपका, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10वीं की मार्कशीट सनद होगी, इंटर की मार्कशीट सनद होगी। तो इन जो आप ये डॉक्यूमेंट लगाओगे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो आपने अगर एक्सपीरियंस डाले हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में, ठीक है। आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, सन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी पासिंग ईयर 10th की 12th की किस सन में आपने पास कर रखा है। दूसरा उनका परसेंटेज कितना है। कभी कभी क्वेश्चन ये कर लेता है कि आपके 10वीं के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसी तरीके से आपको इंटर में भी पूछ सकता है कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे पूछ सकता है उससे रिलेटेड, ठीक है। दूसरा है आपका क्वेश्चन और आंसरिंग बेसिस ऑन मेन पॉइंट। जो भी आपसे वो क्वेश्चन जितना पूछे, जितना आपको जरूरी लगे उतना ही बताना है, ठीक है। इधर इधर की दाएं बाएं की बातें बिल्कुल नहीं करनी होती, इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं करनी होती, ठीक है। अब मैं आपसे वे डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन HR एडमिन जो भी आया आपका इंटरव्यू लेगा वो आपसे पूछेगा, ठीक है बच्चों। वो लिखता हूँ और करता हूँ। देखो साथियों, जो आपसे HR एडमिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा वे क्वेश्चन देखो, उनकी तैयारी कैसे करेंगे आप। पहला लिखा है अबाउट यू, यानी कि वो आपके बारे में जानेगा। आपसे वो पूछेगा आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके फादर क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन है, ठीक है। जैसे आपके से पूछे कि आपका क्या नाम है तो आप बता सकते हो मेरा नाम राहुल है, ठीक है। अगर वे पूछेंगे आपके पिताजी का क्या नाम है, आपकी माताजी क्या क्या नाम है, या आपके परिवार में कौन कौन है, तो आपको जब वो पूछे कि आपके परिवार में कौन कौन है तो आपको बताना है कि जैसे इतने भाई हैं, इतनी बहनें हैं, ठीक है, और मेरे पापा ये काम करते हैं। दादा दादी चाचा चाची के बारे में नहीं बोलना, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मान लो आपके परिवार में खेती बाड़ी होती है तो आप खेती बाड़ी बता सकते हैं। कभी भी ये मत बता देना कि जैसे आपने बोल दिया कि क्या करते हैं, कितनी खेती है तुम्हारे घर में, तो आप बोल दो कि 50 बीघे 60 बीघे। तो आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जब आपके परिवार में इतनी ज़मीन है तो आप यहाँ काम करने के लिए क्यों आए हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखो HR एडमिन उन्हीं बंदों को रखता है, उन्हीं को रिक्रूट करता है जिनके पास नीड हो। और नीड अगर ज़मीन ज़्यादा बता देंगे तो नीड आपको पता है कि नीड नहीं है, क्योंकि ज़मीन जायदाद बहुत है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। नीडेड बंदे को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो काम करेगा दिल लगा के, मन लगा के, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना कि ज़्यादा मत बताने की कोशिश करना, अपना उतना ही बताना जितना है, ठीक है। दूसरा, आपसे एक सवाल होगा क्वालिफिकेशन। जैसे ये आपकी फैमिली से निकल के आपसे फिर पूछेगा आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, तो जहाँ तक पढ़ाई कर रखी है वहाँ तक ही बताना। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको 12th तक का ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए, इतना ही आपको बनाना चाहिए। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, BTech हो गया, MBA हो गया, BCA हो गया, B.Ed हो गया, ये चीज़ें नहीं चलती उसमें, ठीक है। अगर मान लो आप ये उसमें डाल देते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो कहने का मतलब ये है HR एडमिन का कि वे ये कह सकते हैं आपसे कि आपकी, और आपने तो अच्छा कर रखा है, पॉलिटेक्निक रखी है, आप उसमें जाके ट्राई करो, ठीक है। इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। तो आपको फ्यूचर देखो, जिस बेस जो डॉक्यूमेंट आपने कर लिया, जो पढ़ाई कर ली है उसके बेसिस पर तो आपका हो नहीं रहा, लेकिन आपने दूसरा स्टैंड भी तो कर सकते हैं हम। जैसे 12वीं से हम कर सकते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, तो आप बना सकते हो बेसिस के सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और SO की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको 12th तक का ही उसमें दिखाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन में दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपसे सन पूछेगा,
कि वो कौन से सन में किया, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आपका परसेंटेज कितना है, आपके सब्जेक्ट नेम कितने हैं, नाम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट है 10वीं में, 12वीं में कौन से है, एटलीस्ट 1 या 2 बार उसको देख लोगे, आप पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएंगे इजीली, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपीरियंस। मान लो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, कहीं आपने काम कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस उसमें रिज्यूम में आप अपने बायोडाटा में डाल देंगे, ठीक है। उससे डालने से ये हो जाएगा कि आपका एक तरीका हो जाएगा, उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ बंदे ने काम कर रखा है, इतने साल या इतने महीने काम किया है, तो उसको तरीका पता है। यानी कि कंपनी में जो SOP होती है ना, काम करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है सभी कंपनियों में। सर्चिंग कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके से, या किस तरीके से हम मैन पावर को इन आउट करते हैं उस तरीके से, ठीक। तो ये आपका एक्सपीरियंस उसमें दिखा देंगे, अगर है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें फ्रेशर भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा है इसमें वर्किंग लोकेशन। मान लो आपका एक्सपीरियंस है तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सी कंपनी में है, ठीक है। कंपनी का नाम याद होना चाहिए, आपके कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जैसे एजेंसी, किस एजेंसी के थ्रू आप वहाँ पे काम कर रहे हो उसका नाम याद होना चाहिए। वहाँ का जो HR है, एडमिन है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कंपनी का नाम, आपकी एजेंसी का नाम, दूसरा वहाँ HR या एडमिन जो भी आपको फॉलो करना होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग देते हो, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वर्किंग लोकेशन में एक चीज़ और आप जोड़ दो इसमें, कि जैसे आप ये पूछ सकता है कि वहाँ पे आप क्या कार्य करते थे, ठीक है ना। वर्किंग लोकेशन मतलब आप कहाँ काम करते थे, जैसे कि आप गेट पर रहते थे, गेट पर। दूसरा, आप स्टोर में रहते थे, स्टोर में 2-3 काम होते हैं, जैसे गाड़ियाँ, बहुत सारी जगह कंपनी में गाड़ियाँ आती है तो वो अनलोडिंग होती है, ठीक है ना। डिस्पैच में है, स्टोर में और डिस्पैच में एक ही गार्ड काम कर रहा है, तो वहाँ से क्या होता है, माल लोड होता रहता है, तो उसकी काउंटिंग करनी होती है, ठीक है ना। गाड़ी का नंबर लिख लिया आपने, गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर लिख लिया आपने, ठीक है, टाइम लिख लिया, किस टाइम लोड हो रही है, ठीक है, कितने नग, क्वांटिटी कितने नग काउंट करके लिख लिया, कितने पायलट लोड हुए, ठीक है ना, एक पायलट में कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है। इस तरीके गेट पर रहते थे, स्टोर पर रहते थे, या आप पार्किंग एरिया में रहते थे, ठीक है ना। अच्छा, अगर गेट पर रहते थे तो आपसे पूछेंगे कि गेट पर आपका क्या काम था, तो सबसे पहले आप बता दोगे कि सर वहाँ पर जो मैन पावर थी उनका इन आउट करना होता था। इन आउट कैसे करते थे, कि सर्चिंग करते थे पहले तो, ठीक है ना, सर्चिंग करते थे, उसमें इन आउट करते समय सर्चिंग करनी होती थी मैन पावर की सर्चिंग करने के बाद में अगर वहाँ पर डाटा वैसे चढ़ाया जाता है मैनुअली, तो वही साइन करते थे, हम उसमें टाइम डालते थे, ठीक है ना। रजिस्टर मेंटेन करते थे, गेट पर रहते थे, ठीक है। अगर कोई बाहर से विजिटर आ गया तो उनसे पूछ के कि किससे मिलना है, कहाँ जाना है आपको, वह अपने सीनियर को बताते थे, ठीक है। तो इस तरीके की बातें आपको गेट पर बतानी है, गेट के ही काम होते हैं, ठीक है ना। विजिटर आ गया, विजिटर की अगर कोई आया है तो पहले अंदर पूछना है किससे मिलने के लिए आया है, ठीक है, कि सर फलाना आदमी आया है विजिटर आपसे मिलने के लिए, इस पर्पज से आया है, क्या हम अंदर ले लें। अगर वे कहते हैं हाँ अंदर ले लो, तो अगर वहाँ जितना भी गेट का प्रोसीजर है वो पूरा करके भेजते थे। जैसे विजिटर की एंट्री रजिस्टर में एंट्री करके, एक गेट एंट्री रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है विजिटर एंट्री रजिस्टर या गेट एंट्री रजिस्टर, उसमें एंट्री करना होता है, ठीक है। उसमें एंट्री करके हम जब अंदर लेते थे, ठीक है, उनसे पूछते थे कोई वेपन्स वगैरह या बीड़ी, माचिस, गुटखा, पान, तम्बाकू इस तरीके का तो नहीं है। अगर होता था तो गेट पे जमा करके जब अंदर भेजते थे उनके साथ में, ठीक है, ओके। अगर स्टोर में है, स्टोर को मैंने बता दिया, अगर माल अनलोड हो रहा है तो वही काम होगा, व्हीकल एंट्री, जो व्हीकल एंट्री रजिस्टर होगा उसमें एंट्री कर लेना है, अपना जितना भी क्वांटिटी अनलोड हो रहा है वो क्वांटिटी लिख देना है, ठीक है। पार्किंग का यही है कि पार्किंग में आप लोगों को पता ही है, जैसे कि आप खुद भी जाते हो, पार्किंग में होता क्या है, गाड़ियाँ पार्क होती हैं, ठीक है, आ रही है उनका नंबर नोट कर लो, किस टाइम आई वो नंबर नोट कर लो, आउट टाइम क्या है वो नंबर नोट कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें होगी आपकी, 4 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट और बचे, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, वो जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो साथियों, जो आपका लास्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई आपसे, ठीक है ना, फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई, तो आप उनसे बता सकते हैं कि अगर हमारी फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग हुई है। यदि एनसीसी में है तो आप वहाँ भी बता सकते हो कि हाँ जी हुई है। अब उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं फायर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, ठीक है। देखो, पहला सवाल बनता है कि फायर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि आग के कितने प्रकार हैं।
तो आप ऐसे बता सकते हो कि सर आग जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। आग जो है 5 प्रकार की होती है। देखो मैंने इसमें लिखा है, अगर आप ऐसे ना याद करो तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। देखो 5 टाइप होते हैं आग के, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बस डी के बाद फिर आपको के लिखना है। क्या लिखना है? के लिखना है, ठीक है ना। ए बी सी डी बाद में के। जो क्लास ए है वो है आपकी ठोस, यानी कि सॉलिड। ठोस, ठोस में क्या चीज आती है आपकी? लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा। यानी कि धीरे धीरे ये समझो आप कि कुछ धातुओं को छोड़कर, कुछ धातु, मिट्टी और पत्थर, ध्यान से सुनो, कुछ धातु, मिट्टी और पत्थर को छोड़कर जितने भी सॉलिड हैं या जितनी भी ठोस हैं वे सारी की सारी क्या है? जलने वाले हैं, ठीक है ना। वे सारे क्या हैं? जलने वाली चीजें होती है, ठीक है ना। तो वे सारी किस में आ जाएंगी? आपकी ठोस में। लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा, इस तरीके से रबड़, ये सारी किस में आ जाएगी? ठोस वाली आग में। ध्यान से सुनो, लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा, ठीक है, रबड़, ये सारी किस में आ जाएगी? ठोस में। ठोस वाली आग अगर उसमें लगी तो क्लास ए की आग होगी, ठीक है। दूसरा है क्लास बी, यानी कि लिक्विड वाली, ठीक है ना। ठोस के बाद क्या आता है? लिक्विड ही तो आता है ना, ठीक। सबसे ज्यादा अगर हम संसार की बात करें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या है? आपका ठोस है। उससे बाद में क्या है? आपका तेल है, ठीक है ना। पानी वाली तेल है या जलीय, ठीक है ना। तो जलीय तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जल आपका, पानी जो है आपका जलने वाला नहीं होता। आग, आग पानी में नहीं लगेगी, ठीक है ना। पानी को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी लिक्विड फॉर्म में है वो सारी की सारी जलेंगी आपकी। तो ये होगी आपकी तेल वाली आग, इसलिए मैंने इसको लिख दिया तेल वाली आग। आप ऐसे बता सकते हो ठोस वाली, ठीक है ना, या जनरल फायर, ठीक है ना। इसको साधारण आग भी बोलते हैं। ठोस हो गया आपका, तेल हो गया आपका, गैस वाली फायर होगी। गैस में आप मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, और आपका सीएनजी, एलपीजी, ये सारी कैसी हैं? ये गैस ही तो है, ये जलने वाली तो होती है, ठीक है ना। उसके बाद में आ गए धातु। धातु में जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है? पोटेशियम हो गया। ये सारी धातु हैं और रखोगे तो तुरंत जल जाएंगी, ठीक है। अभी इसमें तुम बोलोगे कि लोहा, भाई आग सब में लग जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो जो ठीक है। तो जो आपकी ये समझ में आया, ठोस आ गई, तेल वाली आ गई। तेल वाली में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी क्या है? तेल वाली आ गई तो है, ठीक है। दूसरा गैस वाली अभी बताया आपको, सीएनजी हो गया, ठीक है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, सारी क्या है? जल जाती है आराम से, ठीक है ना। अल्कोहल में यूज होती है आपका एथेन, ये, ठीक है। तो आपका जो धातु वाली आग होगी, धातु वाली आग में कौन सी लेंगे आप? जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सारे कैसी धातु हैं? ये आपकी जलने वाली होती है, ठीक है। दूसरा है आपका, इसमें लास्ट का 5वां है क्लास के किचन फायर, ठीक है ना। किचन में आग लगना, ठीक। जैसे कंपनी है, मान लो 2000 या 10,000 या 5,000 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहाँ किचन भी तो बहुत बड़ी लगेगी उनका खाना बनाने के लिए। उसमें तो आग का ही काम होता है, आग नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, तो आग वहाँ फैल सकती है। तो इसको हमने, ये इंडियन बेस पे है, ठीक है ना। ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है इंडियन बेस पे, ये 5 प्रकार में बांटी गई है, ठीक है ना। क्लास के किचन फायर, ठीक है ना। अगर किचन में लग जाए तो उसमें हम कैसे काम करेंगे, तो किचन फायर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप कैसे बताओगे? ठोस वाली होगी, ठीक है ना, या साधारण आग होगी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप बताओगे तेल वाली आग, ठीक है। तीसरे नंबर पर बताओगे आप गैस वाली। चौथे नंबर पर बताओगे आप धातु वाली, ठीक है। धातु में पूछ सकता है क्या, कौन सी होती है? एल्यूमिनियम और पोटेशियम बोल देना, ठीक है। और किचन फायर तो आपको पता ही है, ठीक है ना। गैस का काम हो रहा है, वहां पर लकड़ी भी हो सकती है, कोयला भी हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, ठीक है। दूसरा आपका, अब ये बुझेंगे कैसे, ठीक है ना। इनको बुझाने का तरीका क्या है, यानी एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अगर आपकी साधारण वाली आग है, लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा, रबड़ आदि में आग लगी हुई है, तो आप वाटर टाइप, यानी कि पानी से बुझा सकते हो, ठंडा करके बुझा सकते हो। लकड़ी, कोयला, गत्ता, कपड़ा अगर इसमें आग लगी तो आप उसको पानी से बुझाओगे, ठीक है। तो छोटी अगर आग है तो एक वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर आता है, यानी कि सिलेंडर आता है, ठीक है। तो उसमें आप यूज करोगे आप क्लास ए में वाटर टाइप, ठीक है, फुहारे फेंकता है वो, ठीक है। क्लास बी में हो गया आपका फोम टाइप। देखो जो आपकी तेल वाली आग है, तेल वाली आग को जब बुझ सकती है आपकी तेल वाली आग, जब उसका ऑक्सीजन हट जाए, ठीक है। मैं बताऊंगा इस चीज को भी। आपकी क्लास बी में आ गई फोम टाइप, तेल वाली आग बुझेगी आपकी फोम टाइप से, ठीक है ना।
वो फोम एक तरीके से लेयर होता है, ठीक है, बबूल जिसे बुलबुले बोलते हैं, बुलबुलों का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, मोटी परत बन जाती है, उससे आपकी आग बुझ जाती है तेल वाली में, ठीक है। पानी डालोगे तेल वाली आग पे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और आपका तेल ऊपर रहेगा, तेल तैरता रहता है तो वो आग लगी रहेगी, तो पानी काम नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा फोम टाइप। गैस वाली फायर, गैस वाली आग को आप कैसे बुझाओगे? सबसे पहले आप उसको बुझाने का तरीका ये है, अगर पूछे गैस वाली आग को कैसे बुझाओगे, तो आप बोरी या कुछ भी आप भेके उसे वहां पर जहां आग लगी हुई है उसको आराम से कवर कर दो, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा बुझ जाए या कम हो जाए। और यदि आपका यहाँ से फायर लगी हुई है और इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से गैस आ रही है, तो आपको यहाँ से आग लगी हुई है तो आपको यहाँ पर बंद लगाना है या इसको पाइप को मोड़ना है, यानी कि लीकेज उसका बंद करना पड़ेगा, तब बुझेगी, ठीक है। आपकी आगे मेटल वाली फायर, तो उसमें कैसे करेंगे? आप CO2 लगा सकते हो या ठंडा करके पानी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर इस तरीके की आग है मेटल फायर तो उसमें आप CO2 लगा सकते हो, CO2 बहुत ठंडी होती है, ठीक है ना, वो आराम से बुझा देगी। या आप वाटर टाइप, अगर बड़े स्तर पर लगी तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी, वही बुझा पाएगी, ये एक्टिंग्विशर तो काम नहीं करेंगे। दूसरा है किचन फायर, किचन फायर पे आप वेट केमिकल वाला एक एक्टिंग्विशर आता है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को अभी और बताने चाहता हूँ, इसमें आपकी एक इलेक्ट्रिक फायर आती है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर, ये ऐसे समझिए, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक पैनल होते हैं ना, पैनल, बिजली वाले पैनल, अगर बिजली वाले पैनल में आग लग जाए तो आप उसको कैसे बुझाओगे? वहां यूज करते हैं आप CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज करेंगे आप। अगर इलेक्ट्रिक पैनल बिजली वाली किसी भी इक्विपमेंट में आग लगती है तो किसका यूज करेंगे? CO2, ये ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है आपका, अगर तेल वाली डीजल पेट्रोल या डीजी साइड में आग लग गई तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? तो आपको फोम टाइप बताना है, ठीक है, क्या बताओगे? फोम टाइप। दूसरा आपका ये क्लास C का मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ABC टाइप, ये सिलेंडर कौन सा होता है? ये एक्टिंग्विशर कौन सा होता है? देखो इसमें होता है ड्राई केमिकल पाउडर, क्या होता है? ड्राई केमिकल पाउडर, ABC टाइप। कंपनियों में या किसी भी संस्थान में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं ABC टाइप। इसमें होता है आपका DCP ड्राई केमिकल पाउडर या DP ड्राई केमिकल, ये ड्राई पाउडर, ठीक है, सूखा पाउडर, सफेद सफेद सा, ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। ये आप A क्लास, B क्लास, C क्लास, यानी कि ठोस पे, तेल पे, गैस पे आप इसको यूज इजीली कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम होता है ABC टाइप। CO2 आप किस पे यूज करोगे? इलेक्ट्रिक पैनल पर, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका CO2 अगर इलेक्ट्रिक पैनल पर आग लगी हुई है तो, ठीक है। अब कहोगे कि सर इसमें क्यों नहीं लिखा आपने इलेक्ट्रिक पैनल वाली आग वाली, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फायर इसमें क्यों नहीं लिखा? देखो ये एडिशनल फायर है। आप ये इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई तो आप सबसे पहले उसका पावर कट करोगे, ऐसे तो नहीं बुझाओगे। पावर कट करने के बाद में फिर वो किसी प्लास्टिक में लग जाएगी, ठीक है। अगर वो कॉपर में चली गई, उसके वायर में चली गई तो वो धातु की फायर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, ये एडिशनल आग है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसका लास्ट का पॉइंट है एक आपका रजिस्टर। आपसे पूछ सकता है कि रजिस्टर कौन कौन से हैं अगर आपने काम कर रखा है, ठीक है, रजिस्टर कौन कौन से यूज है। देखो साथियों, अगर आपने काम कर रखा है तो आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि गेट पर या रजिस्टर सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी रूम में रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, ज्यादातर आपसे ये पूछ सकता है। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपको जो बताना है कि आपका सबसे पहला तो होता है विजिटर रजिस्टर, ठीक है ना, जिसमें कोई बाहर से आया हुआ है और वो आपकी कंपनी में किसी एम्प्लॉय से मिलना चाहता है तो उसके लिए विजिटर की अलग से एंट्री होती है, विजिटर का रजिस्टर अलग से मेंटेन होता है, तो वो हो गया आपका। दूसरा होगा अगर कोई गाड़ी आ रही है, लोडिंग या अनलोडिंग के लिए गाड़ी आ रही है, यानी कि माल उतारने के लिए और माल लेके जाने के लिए गाड़ी आ रही है, तो उसकी भी एंट्री आपको व्हीकल एंट्री रजिस्टर में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा होता है आपका की रजिस्टर। यदि आपकी कोई की, जैसे सारी की सारी चाबियां होती है ना, ताले लोग लगते हैं, उनकी सारी की आपके सिक्योरिटी रूम में ही जमा होती है, ठीक है। कौन लेके जा रहा है, कौन जमा करने आ रहा है, ठीक है, वो सारा फॉर्मेट टाइम लगेगा तो मैं वो वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये की रजिस्टर आपका होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपके कौन कौन से हो गए? विजिटर रजिस्टर, व्हीकल एंट्री रजिस्टर, की एंट्री रजिस्टर, और आपका जो नंबर 4 है, ये पहला, ये बाद में आना चाहिए था,
ठीक है, ये हो गया आपका मेटेरियल रजिस्टर, यानी कि जो भी गार्ड जाएगा, माल उतरेगा या माल उसमें लोड होगा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग होगी, तो उसका रजिस्टर अलग से बनता है। उसमें गार्ड लेके जाता है, सिक्योरिटी गार्ड का ही काम होता है, कितनी क्वांटिटी, क्या गाड़ी का नंबर, ठीक है, किसने उतरवाया या साइन या कुछ भी और प्रोसीजर होता है। उसमें ज़्यादा बताने की भी जरूरत है, इतना पूछेगा भी नहीं हो तुमसे, ठीक है ना, यही बताओगे आप, काम आपका चल जाएगा। देखो साथियों, बात इतनी सी है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप फिजिकल फिटनेस के बारे में तो आप अगर अपने बारे में सोच ही रहे हैं, अगर आप सिडकुल हरिद्वार में आ रहे हैं, भादराबाद आ रहे हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे जुड़े। मेरा नाम राहुल है, आप मुझसे जुड़े, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो आपने एम या गोल बनाया है, आप उसको जल्दी से जल्दी उसको हासिल कर लें। देखो, गवर्नमेंट आपकी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो आप लोगों को पता ही है। जॉब नहीं निकल रही है, 3 साल या 4 साल के लिए आर्मी अग्निवीर जो भी है ये निकल रहा है, उसमें आप लोगों का कितना भला हो सकता है या कितने लोगों को वे रिक्रूट कर सकते हैं, वो आप लोग साफ तौर पर देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप कर ही रहे हो, फिजिकल फिटनेस में कर ही रहे हो, काम कर ही रहे हो, तो क्यों ना आप थोड़ी सी अर्निंग हमारे साथ में जुड़ के कर लें, ठीक है। जैसा काम आप वहाँ करोगे उससे पहले ही तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, किस तरीके का वहाँ पर भी काम होगा, कुछ मिला जुला ही काम कार्य होता है, ठीक है। ओके साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी इस तरीके का वीडियो देख रहे हैं तो उसको, अगर नया है तो उसको सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।